स्नेहा अपने पति समीर, सास भारती और ससुर जगजीत के साथ रहती है। वो दोनों पति और पत्नी एक ही कंपनी में नौकरी किया करते हैं। स्नेहा जितना अपने पति और सास ससुर से प्यार करती है, बदले में वो लोग उससे उतना प्यार ही नहीं करते। एक दिन की बात है। और स्नेहा, हो गया क्या तेरा आज का काम? वो पीपीटी तो बना दिया ना तूने? और हाँ, वो तेरा पुराना वाला पेन ड्राइव ना मेरे डेस्क पर ही है। मैं तुझे वो बाद में दे दूंगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है रसिका। बाय द वे, तूने समीर को कहीं देखा क्या? मैं मीटिंग में बिजी थी, तो आज वो ऑफिस से जल्दी निकल गया क्या? हाँ स्नेहा, वो आज जल्दी जल्दी में ही निकल गया है। वैसे मैं जानती नहीं कि ये कितना सच है और कितना झूठ, लेकिन समीर को मैंने परसों एक रेस्टोरेंट के बाहर निकलते देखा, वो भी एक लड़की के साथ। क्या? हाँ स्नेहा, सच में। अब समीर मेरे 2 डेस्क छोड़कर ही काम पर बैठता है ना, तो मुझे सब समझ आता है। वो तो बस फोन पर ही लगा होता है। और तो और आजकल उसका परफॉर्मेंस का ग्राफ भी गिरते जा रहा है। हमारे प्रोजेक्ट का एक एम्प्लॉय नकुल भी बोल रहा था कि उसने समीर को एक लड़की के साथ देखा था, लवर्स पॉइंट पर। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, वही मुझे बता रहा था। क्या? बस क्या क्या मत करती बैठ, और अपने पति को संभाल। आजकल का जमाना सही नहीं है। लड़कियों को, शादीशुदा आदमियों को अपने जाल में फंसाना अच्छी तरह से आता है। रसिका की बातें सुनकर स्नेहा अब टेंशन में आ जाती है और वो तसल्ली के लिए रसिका से उस रेस्टोरेंट का पता पूछकर रेस्टोरेंट में जाकर पूछताछ करती है, जिसके बाद उसे वहां का मालिक बताता है कि सच में समीर किसी लड़की के साथ वहां पर गया था। इसका मतलब सच में समीर का अफेयर चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर स्नेहा घर जाकर समीर से सीधे सीधे ये सवाल करती है। और तभी, अरे ओ कल मुही, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये तो क्या बकवास कर रही है? और क्या हुआ जब समीर किसी लड़की के साथ खाना खाने गया तो उसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? वही तो। अरे वो एक लड़का है और तुम एक लड़की। अच्छा, तो अगर कल मैं भी किसी लड़के के साथ बाहर जाकर खाना खाऊं, तो ये आपको सही लगेगा क्या माँ जी, पापा जी? स्नेहा, माँ और पापा से जबान संभाल कर बात करो। और हाँ, गया था मैं किसी लड़की के साथ, तुमसे मतलब? अरे चाहे मैं बाहर कुछ भी करूं, लेकिन घर में आने के बाद तो तुम्हारे पास ही आता हूं ना, तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? समीर बिल्कुल सही कह रहा है। ये इस घर का बेटा है, ये चाहे कुछ भी कर ले चलेगा, लेकिन तू इस घर की बहू है, इसीलिए तुझे नियम कायदे में ही रहना होगा। पहले ही जॉब करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो, और अब दूसरा कोई बखेड़ा खड़ा मत करना। अब जाओ, बहस बंद करो और जाकर सबके लिए खाना परसो। नालायक कहीं की। भारती और जगजीत को एक घरेलू बहू चाहिए थी, इसीलिए वो अपनी इस मॉडर्न बहू से नफरत करते हैं और समीर के साइड से बोलकर स्नेहा को चुप कराते हैं, जिसके बाद स्नेहा कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर एक दिन कंपनी में एक फिरंगी बिजनेसमैन आता है जो काफी अमीर होता है। स्नेहा जिस कंपनी में काम करती है, वो भी उसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेता है। हाय, निक हियर। नाइस टू मीट यू स्नेहा। ओह हाय, नाइस टू मीट यू निक सर। लेकिन आपको, हाउ डू यू नो माय नेम? मुझको तुम्हारी बॉस ने बताई कि तुम एक बहुत ही अच्छी और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो। अरे वाह, आपको हिंदी बोलने भी आती है निक सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे आप तो हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हो। थोड़ी बहुत। मेरे यहाँ इंडिया में ढेर सारी कंपनीज है, इसीलिए मेरे यहाँ पर आनी जानी तो लगी रहती है। अच्छा,
ऐसी बात है क्या? ग्रेट। अब निक और स्नेहा दोनों मीटिंग्स में और यूं ही छोटी मोटी मुलाकातों में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वही दूसरी तरफ समीर ऑफिस से जल्दी निकलने के बाद भी घर पर लेट आने लगता है और बस किसी ना किसी लड़की से फोन पर ही लगा होता है। इस सब से स्नेहा को बहुत दुख होता है। एक दिन वो ऑफिस के कैफे में बैठकर रो रही होती है। तभी वहां पर निक आता है और वो एक अच्छे दोस्त की तरह वहां पर आकर उससे पूछताछ करता है। थैंक यू सो मच निक सर। इट्स ओके, लेकिन तुम रो क्यों रही हो स्नेहा? व्हाट हैपन? कुछ नहीं निक सर, वो बस। देखो स्नेहा, तुम मुझे दोस्त की तरह समझ सकती हो, तभी मैं तुम्हारी बातों का सॉल्यूशन दे पाएगी। नाउ कम ऑन, अब ज्यादा भाव मत खाओ और बताओ मुझे। और प्लीज मेरे को ये निक सर नहीं, सिर्फ निक कहो। ओके निक सर, मेरा मतलब निक। फिर स्नेहा निक को सारी बातें बताती है और उसके बाद निक उससे सांत्वना देता है। अब यूं ही दोनों की दोस्ती दिन ब दिन बढ़ने लगती है और अब ऑफिस में जब भी निक आता है तब वो ज्यादातर समय स्नेहा के साथ ही बिताने लगता है। स्नेहा, तुम यहाँ ऑफिस में काम करने आती हो या उस निक के साथ हंसी मजाक करने के लिए? जब देखो तब तुम दोनों साथ में ही रहते हो, टाइम पास करते रहते हो। आखिर माजरा क्या है? देखो समीर, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वो अब इस कंपनी के आधे मालिक है और मैं सिर्फ निक के साथ ही नहीं बल्कि कंपनी के बाकी लोगों के साथ भी अच्छे से ही पेश आती हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से। और हाँ, सलाद काट कर दिया है मैंने तुम्हें आज, प्लीज उसे खा लेना और अपनी सर्दी की दवा भी टाइम पर खा लेना। लंच टाइम के वक्त पर मैं मीटिंग में बिजी रहूंगी तो तुम्हें याद दिलाने वाला कोई नहीं होगा, तो प्लीज याद से खा लेना। समीर को अब धीरे धीरे स्नेहा और निक की नजदीकियों से जलन होने लगती है। वही एक दिन घर पर मेहमान आने वाले होते हैं, इसीलिए स्नेहा ऑफिस से छुट्टी ले लेती है। तभी निक उसे मिलने के लिए उनके घर पर आता है। स्नेहा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट्स और ये पेस्ट्री लाए हो। आई नो तुम्हारी मूड अभी ठीक नहीं है, बट इसे बाद में खा लेना। ओके निक, यू आर सो स्वीट यार, एंड इन सब के लिए थैंक यू सो मच। और मुझे मिलने आने के लिए भी। तुम सच में एक अच्छे दोस्त हो। मैं भी बहुत खुश है कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है इंडिया में। तभी भारती उन दोनों को दूर से ही मुस्कुराते हुए देख लेती है और थोड़ी देर बाद में जब निक वहां से चला जाता है तभी, क्यों रे नासपीटी, क्या चक्कर चल रहा है तेरा उस फिरंगी के साथ? क्या? कुछ भी तो नहीं माँ जी, वो आज मैं छुट्टी पर हूं ना, और आज मुझे प्रेजेंटेशन भी देना था, इसीलिए वही पेन ड्राइव लेकर आ गए। और वो मेरे बॉस है, मैं उन्हें मना थोड़ी ना करने वाली थी। वाह, विश्व में पहली बार ऐसा देख रही हूं मैं कि एक बॉस कंपनी में काम कर रहे किसी व्यक्ति को खास मिलने के लिए उसके घर पर आया है, और वो भी इतना अमीर और फिरंगी बॉस, और आते आते चॉकलेट और पेस्ट्री भी लेकर आया है। अरे तुझे क्या लगता है मैं क्या पागल हूँ क्या, जो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा? ओफो माँ जी, आप जैसा सोच रही हो सच में वैसा कुछ भी नहीं है। वो बस मेरे एक अच्छे दोस्त की तरह है। मैं ऑफिस में सबसे अच्छा काम करती हूँ, इसीलिए वो मेरी सराहना करते हैं। और ये चॉकलेट और पेस्ट्रीज ये मुझे उन्होंने नहीं दिया है, बल्कि ऑफिस में मेरी एक दोस्त है रसिका, उसने भेजा है मुझे। और रही बात मेरे बॉस की, तो वो बहुत ही अमीर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर एक एम्प्लॉय के साथ अच्छे से पेश आते हैं। देख बहू, कौन कितना अच्छा है हमें सब समझ आता है। मैं तो बस यही कहूंगी कि अपने पंखों को ज्यादा फैला मत,
वरना तेरे पंखों को कैसे काटना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। फिर एक दिन जब समीर ऑफिस से निकल रहा होता है, तभी वो स्नेहा और निक को एक साथ में कार में जाते हुए देख लेता है और उन दोनों को साथ में देखकर उसका खून खौल उठता है। फिर रात में जब स्नेहा घर पर आती है, आ गई तुम अपने फिरंगी बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाकर। समीर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब तुम्हारा और निक का जो भी चल रहा है वो सब तो देखकर मैं यही कहूंगा ना, तुम इतनी बेशर्म हो सकती हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब क्यों आई हो यहाँ पर? चली जाओ ना, रहो उसी के साथ। बस समीर, बहुत हुआ तुम्हारा। अरे जब तुम लड़कियों के साथ अय्याशियां करते हो, घूमते फिरते हो, तब मुझे चुप कराते हो, और अब जब मेरा कोई दोस्त बना है तो मेरी खुशी तुमसे सही नहीं जा रही। अरे कैसा दोस्त? तुम दोनों के बीच में जो भी है ना, उसे दोस्ती नहीं प्यार कहते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करता है, फिरंगी है, लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। और जैसे तुमने कहा, अब मैं उसके साथ चली जाऊंगी और अपनी नई दुनिया बसाऊंगी। फिर तुम रहो आजाद पंछी की तरह और करते बैठो लड़कियों के साथ अय्याशियां। अब मैं यहाँ पर और नहीं रुकूंगी। स्नेहा इतना कहकर अपना सारा सामान बांधकर वहां से जाने लगती है। स्नेहा के मुंह से पहली बार इतना करारा जवाब मिलने पर समीर की अक्ल एक झटके में ही ठिकाने पर आ जाती है और वो बहुत घबरा जाता है और स्नेहा को रोककर उससे माफी मांगने लगता है। स्नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दो स्नेहा, लेकिन मुझे इस तरह अकेले छोड़कर मत जाओ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं लड़कियों के साथ अय्याशियां करता हूँ, लेकिन असल में प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ स्नेहा। बस पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ स्नेहा। प्लीज मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो और रुक जाओ, मत जाओ उस निक के पास। लेकिन समीर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं स्नेहा, तुम कहो तो मैं कान पकड़ लेता हूँ, 100 बार उठक बैठक भी कर लूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो स्नेहा। और ऐसा मत करो, मुझे अपनी अच्छी भली जिंदगी चाहिए और आज के बाद में किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, और तुम्हें जितना दुख दिया है उससे सैकड़ों गुना ज्यादा प्यार दूंगा। लेकिन प्लीज स्नेहा, प्लीज रुक जाओ। ठीक है समीर, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ। और वैसे मैंने तुमसे झूठ कहा था। निक मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है, वो तो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। और सच कहूँ तो मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। और अब तुम्हारी आंखों में मुझे खोने का डर देखकर यह साबित हो चुका है कि तुम्हें सच में अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें माफ किया समीर। सच में? थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सो मच। और इस तरह अंत में स्नेहा और समीर दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। अनोखी अपनी सास सुशीला, ससुर मनोज और पति नमन के साथ रहती है। अनोखी बहुत ही फैशनेबल होती है और उसे छोटे कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है। ठंड काफी बढ़ चुकी थी। ऐसे में एक रात अनोखी घर का सारा काम खत्म करके छोटे कपड़े पहनकर अपनी सहेली के पास जाने के लिए निकलती है। अरे ओ हीरोइनी, कहाँ चली मटर गश्ती करने? आखिर टोक ही दिया। वही मैं सोच रही थी कि अभी तक मुझे किसी ने टोका कैसे नहीं। काली बिल्ली कभी मेरा रास्ता काटे ना काटे, लेकिन आप तो जरूर काटती हो। ज्यादा फालतू की बकर बकर मत कर और चुपचाप ये छोटे कपड़े उतार कर गर्म कपड़े पहन ले और फिर जा बाहर। नहीं माँ जी, मैं तो छोटे कपड़ों में ही बाहर जाऊंगी। ये कपड़े मेरे फैशन को दर्शाते हैं। मैं बाहर बूढ़ी अम्मा बनकर, यानी शॉल और मफलर पहनकर नहीं जा सकती। बहू, हमने आज तक तुम्हें तुम्हारे फैशन के लिए कुछ भी नहीं कहा,
लेकिन इस समय कड़ाके की ठंड पड़ चुकी है और ऐसे में अगर तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो तुम्हारी ही तबीयत खराब हो जाएगी। और नहीं तो क्या, इसे तो बस हर जगह फैशन फैशन और फैशन ही दिखता है। अरे कैसी लड़की है तू, प्राण जाए पर फैशन न जाए। कुल्फी जम जाएगी तेरी बाहर। कुल्फी जमे या दही, आपसे मतलब आप मुझे रोक टोक नहीं कर सकती। हटिए अब मेरे रास्ते से और मुझे शांति से जाने दीजिए। अनोखी किसी की भी बात सुने बगैर वहां से चली जाती है और अपनी सहेलियों के पास किटी पार्टी के लिए चली आती है। ओह माय गॉड अनोखी, तू तो एकदम एटम बॉम्ब लग रही है। यार अनोखी, इतनी खून जमाने वाली ठंड में तू इतने छोटे कपड़े कैसे पहन सकती है? अब क्या कर सकते हैं, मैं हूँ ही अनोखी, सबसे अलग। अब तुम सबको देख लो, कैसे बेवकूफों की तरह मफलर और स्वेटर पहनकर आए हैं। लेकिन मैं तो अपना फैशन अपने साथ कैरी करती हूँ। क्या करूँ, बचपन से ही ऐसी हूँ। डिजाइनर और फैशनेबल कपड़े पहनना तो मेरे खून में ही है। सीरियसली बहन, मान गए तुझे। ठंडी हो या गर्मी, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो ये ले, ये आइसक्रीम खा ले। ये मेरे घर में तो कोई खाने से रहा, तो तू ही खा ले इसे। चल जल्दी खा अब। हाँ, वो मैं आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी। अब आई ना लाइन पर। अरे यार, इतना शो ऑफ भी मत कर, हम सब जानते हैं। शो ऑफ करने की जरूरत तुम जैसी लड़कियों को होती है। मैं तो पैदा ही शो ऑफ के साथ हुई थी। फैशन और शाइनिंग ये तो जन्म से ही मेरे पास है। और मैं आइसक्रीम ठंड से डर कर नहीं, बल्कि डाइट के लिए नहीं खा रही। वो क्या है ना, फिगर मेंटेन करूंगी तभी तो छोटे कपड़े पहन पाऊंगी, वरना तुम लोगों जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे मुझे। अनोखी के इस एटीट्यूड को देखकर उसकी सहेलियां उससे बहुत जलने लगती है। लेकिन अनोखी घर पर कंबल ओढ़कर और स्वेटर और मफलर पहनकर ही बैठती है। लेकिन बाहर निकलने के टाइम वो फिर से अपने छोटे कपड़े पहन लेती है। अच्छू, अरे यार, गॉड ब्लेस यू अनोखी। अरे काय का गॉड ब्लेस, इसके जैसी धीट लड़की को तो गॉड चारा भी ना डाले। अरे हमारा कहना ना मानने का नतीजा है ये। कहा था मैंने स्वेटर पहनकर जाने को, लेकिन नहीं, इस महारानी को तो दुनिया को अपना फैशन दिखाना है। अरे अगर इतने छोटे कपड़े पहनोगी तो इसी तरह सर्दी जुकाम होता रहेगा बहू। अनोखी, माँ और पापा एकदम सही कह रहे हैं, तुम्हारी सेहत के लिए ये सब ठीक नहीं है। अरे मुझे भी बहुत ताज्जुब लगता है कि तुम इतनी भयंकर ठंड में इतने शॉर्ट कपड़े कैसे पहन सकती हो। अरे इतनी ठंड में छोटे कपड़े पहनना भी एक आर्ट है, और ये आर्ट सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट को आता है, और वो मैं हूँ। इसीलिए आप लोग अपनी सहूलियत और अपनी सलाह मशवरे अपने पास ही रखो। मुझे उन सब की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अनोखी वहां से स्टीम लेने जाती है। अरे ओ फैशन वाली बहू, अगर तेरे में इतना दम है तो घर में भी छोटे कपड़े पहन कर दिखा। ये स्वेटर और कान टोपी क्यों पहने हैं तूने? इस हैंड ग्लोव्स को भी निकाल दे। माँ जी, आपको हिंदी समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा मुझे किसी की भी सलाह मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। सो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मैं क्या पहनूं और क्या नहीं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे आप बाबा आदम के जमाने की साड़ियाँ पहनो या फर्नीचर स्टाइल वाली, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाश पीटी गई की? अरे सत्यानाश हो तेरा और तेरे इन छोटे कपड़ों का। फिर एक दिन अनोखी अपने मायके चली जाती है और तभी वहां पर अपनी भाभी देविका के सामने वो कुछ ज्यादा ही शाइनिंग मारने लगती है। ये देखो माँ, कैसे लग रहा है मेरा नया वन पीस? लग रही हो ना एकदम हीरोइन। हाँ बेटी, लग तो रही है, पर इतने ठंड में इतना छोटा वन पीस
ओफो माँ, अब आप भी बाकी बोरिंग लोगों की तरह वही पुरानी घिसी पीटी बातें मत शुरू करो। ये लो अनोखी, तुम्हारी चाय। अरे नहीं देविका भाभी, मैं चाय नहीं पीती, मैं तो सिर्फ कॉफी पीती हूँ। और भाभी, अगर आपको स्वेटर पहनना है तो कोई नए स्टाइल का पहन लेती। आपका ये स्वेटर तो एकदम पुराने जमाने का लग रहा है, एकदम बाबा आदम के टाइप का। और आप इस स्वेटर को पहनकर तो एकदम नानी माँ लग रही हो। अब क्या करे, हर कोई तुम्हारी तरह इतना स्टाइलिश थोड़ी ना हो सकता है। हाँ भाभी, ये बात तो आपने एकदम सही कही। चलो ना अनोखी, हम बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी। तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है ना, इसीलिए। ठीक है भाभी, चलिए। फिर अनोखी और देविका दोनों मिलकर एक साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है। और शॉपिंग होने के बाद देविका अनोखी को एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जिसके ओपन टॉप फ्लोर पर काफी ज्यादा ठंड लगती है। घर में तो बहुत उड़ रही थी ना, अब देखना कैसे टाइट टाइट फिश होती है तुम्हारी। ओह गॉड, यहाँ के इस ठंड में तो मेरी सच में कुल्फी जम जाएगी। मैं तो घर के गर्म कपड़ों में ही अच्छी थी, ये बाहर की ठंडी हवा में तो मेरी ही हवा टाइट हो रही है। अनोखी ठंड से कांपने लगती है। अरे क्या हुआ अनोखी, तुम अचानक से चुप क्यों हो गई? वो भाभी, मैं। अरे क्या हुआ अनोखी, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम मेरी शॉल ले सकती हो। नहीं भाभी, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। फिर वो दोनों 1 घंटे तक वहीं पर बैठकर खाना खाते हैं। और उसके बाद में अनोखी बहुत बीमार पड़ जाती है और उसे बहुत तेज बुखार आता है, जिस कारण ससुराल जाकर वो बेड पर ही पड़ी रहती है और घर का सारा काम उसकी सास को ही करना पड़ता है। नालायक बेशरम कही की, और पहनना छोटे कपड़े और जा मटक मटक कर बाहर। 1000 बार चेतावनी दी है, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। माँ जी, अब तो मैं बीमार हूँ ना, प्लीज अब के लिए तो तानों का टेप बजाना बंद कीजिए। अरे चुप कर तू, ये सब तू जानबूझकर करती है ताकि बीमार पड़कर तेरा सारा काम मुझसे करवा सके, मेरे माथे मार सके। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अनोखी की सास उसे बहुत सुनाती है। और फिर बाद में जब नमन अनोखी के पास उसकी देखभाल के लिए जाता है, तभी सुशीला उसे रोक लेती है। रुक जा नमन, तुझे इस लड़की की देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि इसकी सेवा करते करते हमें ही सर्दी बुखार हो जाए, इसीलिए मैं कहती हूँ इसे ही खुद की देखभाल करने दे। इतने छोटे कपड़े पहनकर जाने के लिए इसे किसी ने भी नहीं कहा था। बड़ी आई नखरे करने वाली। एक दिन जब सुशीला एक शादी में जाती है, तभी वहां पर अनोखी छोटे कपड़े वाला लहंगा पहनकर आती है। अरे निर्लज्ज लड़की, अभी अभी बीमार होकर ठीक हुई है, लेकिन 2 दिन हुए नहीं कि तूने फिर से छोटे कपड़े पहन लिए। नालायक कही की। हाय राम, सुशीला बहन, तुम्हारी बहू तो एकदम ही स्टाइलिश निकली। अरे इतने ठंड में भी कितना छोटा लहंगा पहना इसने। सच में तुम तो एकदम अलग ही हो अनोखी। थैंक यू आंटी जी। अभी शादी में हम सब आलव के सामने बैठने के लिए थोड़ी आए हैं जो शॉल या चादर ओढ़कर बैठे। अरे हम तो शादी में आए हैं तो शादी वाले कपड़े पहनकर ही आएंगे ना। सही कहा तुमने। मैं तो हमेशा ही सही बोलती हूँ, लेकिन कुछ चंद गिने चुने गवार लोग हैं जिन्हें मेरी बातें सही नहीं लगती। अनोखी की बातें सुनकर सुशीला को उस पर बहुत गुस्सा आता है और घर जाने के बाद वो अनोखी को घर पर ही नहीं लेती। ठंड में अंग प्रदर्शन करने का तुझे बहुत बड़ा शौक चढ़ा है ना, बड़ी चूल मची रहती है तुझमें। जा, अब तो तुझे मैं घर में ही नहीं लेने वाली। आज तो तू घर के बाहर ही कुड़ते हुए बैठेगी।
तेरे इसी नाटक की वजह से तू बीमार पड़ती है और घर में कोई काम नहीं करती। अरे तेरे कारण हम सब एक दिन बीमार होकर बैठ जाएंगे। अरे माँ जी, ये बातें तो आप मुझे घर के अंदर लेकर भी कह सकती है ना। मुझे यहाँ पर बाहर क्यों खड़ा रखा है? प्लीज मुझे अंदर लीजिए ना। अगर मैं रात भर यहाँ पर बैठी तो इस कड़ाके की ठंड में तो मैं मर ही जाऊंगी। आज तेरी यही सजा है कि तू रात भर घर के बाहर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुझे घर के अंदर नहीं लेने वाली। अनोखी रात भर ठंड में ही बाहर रहती है और उसकी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद उसकी अकल ठिकाने पर आती है और अगले दिन सुशीला से और बाकी घर वालों से वो माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए। रात भर बाहर ठंड में बैठकर मुझे समझ आ गया कि फैशन से ज्यादा जरूरी हमारी सेहत होती है। मैं आप तीनों से वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ठंड में छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। बाहर जाते समय हमेशा स्वेटर पहनकर जाऊंगी। फिर घर वाले अनोखी को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वह छोटे कपड़े पहनना बंद करती है और गर्म कपड़े पहनकर ही घर के बाहर निकला करती है। स्वाति अपने ससुराल में पति अंकुर, सास सुहासिनी, ससुर कुलजीत और दादी सास गीतांजलि के साथ रहती है। स्वाति हर एक काम में बहुत अच्छी होती है, लेकिन सभी उसकी केवल एक ही बात से काफी परेशान होते हैं और वो होती है उसकी काली जुबान। स्वाति अपनी काली जुबान से कुछ भी बोल देती और वो सच हो जाता। एक दिन की बात है। अरे ओ स्वाति बहुरिया, कहाँ मर गई? अरे अगले जन्म में पराठे मिलेंगे क्या मुझे? काहे चिल्लाकर अपने फटे हुए ढोल की तरह आवाज फैला रही हो हर जगह? चुप हो जाओ। आई एम सॉरी माँ जी और दादी जी, वो आज थोड़ा लेट हो गया। ये लीजिए आपके पराठे। अरे वाह वाह वाह, इन पराठों को तो मैं तीखे सॉस के साथ चटकारे लेते हुए खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। अरे पापा जी, लेकिन अगर आपने तीखे सॉस के साथ खाया तो आपका पेट बुरी तरह खराब हो जाएगा और फिर आपको दिन रात बाथरूम के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी ससुर उन पराठों को तीखे सॉस के साथ खाता है और अगले दिन सुबह उसका पेट बुरी तरह खराब हो जाता है, जिसके बाद वह दिन में 100 बार बाथरूम के ही चक्कर काटते हैं। ये सब इस नासपिटी कर्मोही करमजली के कारण ही हुआ है। इसकी काली जुबान की वजह से। इसने ही अपनी सड़ी हुई काली जुबान से कहा था और आज वही हुआ। लेकिन माँ जी। चुप रहो बहू, सुहासिनी बिल्कुल सही कह रही है। तुम अगर अपनी काली जुबान से वो बात ही नहीं कहती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। फिर एक दिन जब सुहासिनी कहीं बाहर जा रही होती है, तभी ये लीजिए माँ जी आपका थैला, और हाँ ध्यान से जाना और बुआ जी और फूफा जी के पास जाते समय कच्चे रास्ते से मत जाना, पक्के रास्ते से ही जाना, वरना आपका एक्सीडेंट हो सकता है। लगा दी ना तूने टोक अपनी काली जुबान से, कुलक्षणी कही की। चल दफा हो जाए यहाँ से, नालायक। सुहासिनी जल्दी पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता ही चुनती है और ड्राइवर को उसी तरफ से चलने के लिए कहती है, जिस कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, इस लड़की की जुबान सही नहीं है। ये काली जुबान वाली लड़की एक दिन हम सबको ले डूबेगी। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती है स्वाति, तुम हर बार हर एक चीज में अपनी इस काली जुबान से अनाप शनाप बकती रहती हो और ये सरासर गलत बात है। सुहासिनी के एक्सीडेंट के पीछे स्वाति को ही दोषी ठहराया जाता है। सबका यही मानना होता है, सिवाय दादी के। एक रोज जब सुबह सवेरे अंकुर ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, तभी जल्दबाजी करते हुए, अरे स्वाति, जल्दी से मेरा टिफिन पैक करो, मुझे अपने पीपीटी को क्रॉस चेक भी करना है। आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। अगर मैंने उसे अच्छी तरह से क्रैक किया
तो मेरा प्रमोशन तो तय है। लेकिन इतनी हड़बड़ी में अगर आप सारे काम करोगे तो आप ठीक से प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाओगे और साथ ही में आपका प्रमोशन का सपना भी धरा का धरा रह जाएगा। अरे ओ मेरी पनौती बीवी, भगवान के लिए शुभ शुभ बोलो अपनी इस पनौती काली जुबान से। अरे मैंने गलत क्या कहा? लेकिन जो है वही तो बोल रही हूँ। मैं तुम्हें कोई टोक नहीं लगा रही। अंकुर ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास प्रेजेंटेशन फाइल क्रॉस चेक करने का वक्त ही नहीं बचता और वो उस प्रेजेंटेशन को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता, जिस कारण उसका प्रमोशन नहीं होता। वो हताश होकर अपने घर लौटता है और सारा गुस्सा स्वाति पर उतारता है। ये देखो अंकुर, मैंने तुम्हारे पसंदीदा बूंदी के लड्डू बनाए हैं। नहीं खाना मुझे कुछ भी। भाड़ में गए ये बूंदी के लड्डू। आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी काली जुबान के कारण ही हुआ है। ना तो तुम मुझे ऑफिस के लिए निकलते वक्त मुझे अपनी काली जुबान से टोकती और ना ही मेरा प्रमोशन कैंसिल होता। माँ ने सच ही कहा था, एक दिन तुम हम सबको ले डूबोगी। लेकिन अंकुर, बहू, अब तुम अपनी काली जुबान से कड़वी और अशुभ बातें बोलना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी भारी काली जुबान से तबाही निश्चित है, जिससे दूसरों का ही बुरा होता है। एक दिन तो हद ही हो जाती है। स्वाति देखती है कि उसकी सास तिजोरी की चाबियां कहीं भी रख देती है, जिसके बाद उन्हें ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। माँ जी, आप ये लापरवाही करना बंद कीजिए। जब देखो यहाँ से वहां चाबियां छोड़ देती हो। आपकी ये लापरवाही किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान करवा देगी हमें। फिर बैठेंगे हम सब रोते हुए। अरे पनौती डायन, एक चमाट मारूंगी तुझे। ज्यादा बकवास मत कर, आई बड़ी होशियारी दिखाने वाली। लेकिन एक दिन सास के इस लापरवाही के कारण घर में चोर घुस जाते हैं और वो बाहर पड़ी तिजोरी की चाबी से तिजोरी खोलकर सारे पैसे और गहने चुराकर भाग जाते हैं। अगले दिन सभी सर पर हाथ रखकर रोते बैठते हैं और तभी गुस्से से आग बबूला होकर सास रसोई में से कैंची लाती है और बहू की जुबान काटने जाती है। बस बहुत हुआ इस चिड़ेल का। आज मैं इसकी ये काली जुबान इस कैंची से काट कर ही रहूंगी। ना रहेगी इसकी काली जुबान और ना ही कुछ बुरा होगा। नहीं, रुक जा सुहासिनी, पागल हो गई है क्या तू? फेंक इस कैंची को। अरे निकम्मी, तुम लोगों की अक्ल क्या घास चरने गई है? कमाल हो तुम लोग भी। कुछ हुआ नहीं कि बस स्वाति के नाम का बिल फाड़ दो। स्वाति बहू की काली जुबान, स्वाति बहू ने ये कहा। अरे बस, तुम लोगों के साथ जो भी होता है वो तुम्हारे खुद के कारण होता है। ये आप क्या कह रही हो माँ? कुलजीत, अगर तू पराठों को तीखे सॉस के साथ ना खाता तो तेरा पेट खराब नहीं होता। सुहासिनी, अगर तू उस कच्चे रास्ते से नहीं जाती तो तेरा एक्सीडेंट भी नहीं होता। और अंकुर बेटा, अगर तू उस दिन जल्दबाजी किए बिना शांत दिमाग से सारे काम करता तो तेरा प्रमोशन तो पक्का हो जाता। और हाँ सुहासिनी बहू, अगर तू तिजोरी की चाबियां ठीक से संभाल कर रखती तो तिजोरी में से चोरी ही नहीं होती। आपके कहने का मतलब क्या है माँ जी? कहने का मतलब यही है कि दोष बहू की काली जुबान का नहीं है। बहू ने तो बस हम सबको सावधान ही किया है हर बार, और तुम्हें उसकी बात गलत लगी, लेकिन दोष तो हमेशा तुम लोगों का ही रहा है। तुम्हारी गलतियों के कारण ही तुम्हारे साथ गलत हुआ है। और हाँ स्वाति बहू, तुम्हें भी अपनी जुबान से बुरी बातें बोलने की जगह अच्छी बातें बोलनी चाहिए। हम जीवन में जितनी अच्छी बातें बोलेंगे उतना ही हमारे साथ अच्छा होगा। हाँ माँ जी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। माफ कर दे स्वाति बहू, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माफी तो मुझे भी आप लोगों से मांगनी चाहिए। दादी जी एकदम सही कह रही है। हमें अक्सर अपनी जुबान से सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए।
तब जाकर हमारे साथ सकारात्मक चीजें होगी, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं सेम वैसा ही होता है। उस दिन के बाद से सभी स्वाति को उसकी काली जबान के लिए कोसना बंद कर देते और जीवन जीने का तरीका बदलकर एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगते हैं।